तो मैं आकाश, स्वागत है आपका एनसीईआरटी पीवाईक्यू में। इस लेक्चर में हम सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री के, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक तथा ऐसे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो विभिन्न नेशनल लेवल के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं तथा एनसीईआरटी के डीप फैक्ट भी इसमें शामिल हैं, मेरे खुद के नोट्स भी इसमें शामिल हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्म, जैन धर्म। देखिए, उस समय में होता था संगीतियाँ। अभी वर्तमान में क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस की जो विभिन्न बॉडीज हैं, UNFCCC, UNCCD, ये सभी क्या आयोजित करती हैं, कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। उसी तरह से यहाँ पे संगीतियाँ आयोजित की जाती थी। तो संगीतियों से सबसे ज़्यादा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि संगीति किस शासक के समय में यहाँ पे आयोजित की गई थी, उसका अध्यक्ष कौन था तथा उस संगीति में मेन काम क्या क्या हुआ था। तो सभी को डिस्कस करते हैं। RVPK, ऐसे इसको आपको याद करना है। सबसे पहला जो संगीति है ये कहाँ पे हुआ था, जगह सबसे इंपॉर्टेंट है, राजगृह में हुआ था सबसे पहला संगीति। सेकंड हुआ था V से वैशाली में। थर्ड आपका हुआ था पाटलिपुत्र में। चौथा आपका हुआ था K से कुंडलवन, कश्मीर में। अब इनमें क्या क्या हुआ था, इंपॉर्टेंट है वो देखिए। सबसे पहला जो बौद्ध संगीति है, इसमें बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित किया गया था। किसके द्वारा संकलित किया गया था, ये भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सुत्त पिटक, इसे यहाँ पे संकलित किया था आनंद ने। ओके, विनय पिटक को यहाँ पे संकलित किया था उपाली ने। सुत्त पिटक किसने, आनंद ने। विनय पिटक उपाली ने। सुत्त पिटक आनंद द्वारा, विनय पिटक उपाली द्वारा। और पहला जो बौद्ध संगीति है, उस समय शासक कौन था, इस समय शासक था आपका अजात शत्रु। अध्यक्ष किसने किया था, अध्यक्षता इसकी की थी महाकश्यपु ने। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, पहला जो बौद्ध संगीति है ये यहाँ पे हुआ था आपका राजगृह में। शासक अजात शत्रु थे, अध्यक्ष थे आपके महाकश्यपु तथा इसमें बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में आनंद द्वारा तथा विनय पिटक में उपाली के द्वारा संकलित किया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड, दूसरा जो बौद्ध संगीति है, 4 3 2 1 ऐसे आपको याद करना है। एक में भी 78 के आसपास ये आपका कनिष्क हुआ था। कनिष्क का राज्याभिषेक आपको पता है ना, 78 ईस्वी। ओके, तो ऐसे आपको याद कर लेना है कि कनिष्क के समय में चौथा हुआ था। तो उसी तरह से 483 BC में हुआ था आपका राजगृह में पहला बौद्ध संगीति। 4 में 1 घटा दो 3, 383 में हुआ था आपका वैशाली में। शासक इसमें था कालाशोक। अध्यक्ष इसमें था साबाकामी, या इसी को सुबुकामी भी यहाँ पे बहुत से बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ पे सेकंड जो बौद्ध संगीति है, इसमें इसका शासक कौन था, कालाशोक। ओके, अशोक नहीं, कालाशोक। ठीक, अध्यक्षता किसने की थी, साबाकामी। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसमें, बौद्ध संघ जो है स्थविक और महासंघिक में बटा। ये देखिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है। ओके, चौथा में जैसे हीनयान और महायान में बटा था, उसी तरह से यहाँ पे सेकंड में स्थविक और महासंघिक। ऐसा भी पूछा जाता है कि सबसे पहले बौद्ध संगीति जो है, बौद्ध धर्म जो है स्थविक और महासंघिक में बटा कि हीनयान महायान में बटा। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि सेकंड जो बौद्ध संगीति हुआ था 383 BC में वैशाली में, जिस समय शासक कौन थे, कालाशोक। इनके शासनकाल में हुआ था, अध्यक्षता किया था साबाकामी ने। तो इसी समय बौद्ध संघ जो है स्थविक और महासंघिक में बटा था। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो बौद्ध संगीति है ये आपका हुआ था 250 BC में। 250 BC में RVPK, आग से पहला राजगृह में, सेकंड V से वैशाली में, तीसरा P से पाटलिपुत्र में। तो तीसरा जो बौद्ध संगीति है ये हुआ था पाटलिपुत्र में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस समय शासक थे आपके अशोक। अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, ये आपको पता है। आगे हम पढ़ेंगे अशोक के जितने भी डीप फैक्ट हैं उनको। तो यहाँ पे तीसरा जो बौद्ध संगीति है, इस समय शासक थे अशोक। अध्यक्षता किसने की थी, बहुत क्वेश्चन आया है इससे। ठीक है, अध्यक्षता इसने इस समय की थी मोगलीपुत्र तीस। मोगलीपुत्र तीस, यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं, मोगलीपुत्र तीस। ठीक, इसमें जो तीसरा पीटक है अभिधम्म पीटक, इसे जोड़ा गया। देखिए, तीनों पीटक एक ही बौद्ध संगीति में नहीं जोड़ा गया था, आपको याद रखना है। पहला जो बौद्ध संगीति है उसमें क्या हुआ था, पहला बौद्ध संगीति में सुत्त पीटक और विनय पीटक। सेकंड बौद्ध संगीति में क्या हुआ था, स्थविक और महासंघिक में बटा। तीसरा बौद्ध संगीति में क्या हुआ, अभिधम्म पीटक। बौद्ध ने अशोक ने धम्म की परिभाषा दी है अपने 13वें शिलालेख में। इसी तरह से आपको याद रखना है, अशोक से अभिधम्म। अशोक का शासन कौन से बौद्ध संगीति में था, तीसरे वाले में था। तो अभिधम्म पिटक को शामिल किया गया तीसरे बौद्ध संगीति में। ओके, चौथा देखिए, पहली सदी में यहाँ पे हुआ था कुंडलवन, कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इस समय शासक कौन थे, कनिष्क, हमने पहले ही ऊपर बताया था। अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। देखिए, चौथा बौद्ध संगीति ही एकमात्र बौद्ध संगीति है जिसमें पूछा जाता है उपाध्यक्ष कौन था। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि उपाध्यक्ष इस समय थे अश्वघोष। अश्वघोष उपाध्यक्ष थे चौथे बौद्ध संगीति के। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका कि इसी जो बौद्ध संगीति है इसमें बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान में बटा। कौन से बौद्ध संगीति में बटा, चौथे बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म जो है स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान में बटा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं।
जैन धर्म के पीवाईक्यू को देखते हैं। जैन धर्म का पहला जो संगीति है ये यहाँ पे आपका आयोजित हुआ था पाटलिपुत्र में 300 बीसी में, अशोक 250 बीसी में, उसके यहाँ पे 50 साल पहले 300 बीसी में पाटलिपुत्र में यहाँ पे आयोजित हुआ था जैन धर्म का पहला संगीति। ठीक, इस समय क्या इंपॉर्टेंट चीज हुआ था, शासक कौन थे, तो इस समय शासक थे अशोक के दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे। अब यहाँ पे देखते हैं इसकी अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने। देखिए जैन धर्म में क्या हुआ था, स्थूलभद्र और भद्रबाहु के नेतृत्व वाले जो जैन धर्म के मानने वाले हैं वे सभी यहाँ पे नीचे की ओर आ गए तथा जो स्थूलभद्र के मानने वाले हैं वो वहीं पे रुक गए। ठीक, तो यहाँ पे स्थूलभद्र इनकी अध्यक्षता में हुआ था पहला जैन संगीति। अब यहाँ पे इसके फैक्ट देख लेते हैं। जैन धर्म जो है श्वेतांबर और दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी, यही मैंने पहले बताया था। तो देखिए श्वेतांबर क्या होता है, श्वेत अंबर का मतलब होता है हिंदी में वस्त्र। तो श्वेतांबर को मानने वाले जो हैं सफेद वस्त्र यहाँ पे धारण करते हैं। ठीक, आपको पता चल गया श्वेतांबर को मानने वाले क्या करते हैं, सफेद वस्त्र धारण करते हैं। और दिगंबर जो है ये भद्रबाहु के अनुयायी हुए, क्योंकि नीचे जो गए जैन धर्म में दो शाखाओं में बटा जैन धर्म, स्थूलभद्र के नेतृत्व वाले और भद्रबाहु के नेतृत्व वाले। ठीक है, स्थूल मतलब बोलते हैं ना हम लोग कि ये बहुत स्थूल है, स्थूल मतलब रुका हुआ। ठीक, तो मगध में रुक गया कौन, स्थूलभद्र, और भद्रबाहु के नेतृत्व वाले कहाँ चले गए, नीचे आ गए। ठीक, तो यहाँ पे स्थूलभद्र जो मगध में रुक गए उन्होंने क्या किया, वे सफेद वस्त्र धारण करने लगे और इन्हीं के अनुयायी क्या कहलाए आगे चल के, श्वेत आंबर, क्योंकि ये सफेद कपड़े पहनते थे। ठीक, लेकिन भद्रबाहु के जो अनुयायी थे उन्होंने जो जैन धर्म की मूल शिक्षा है उसको यहाँ पे नहीं छोड़ा और वो यहाँ पे नीचे की ओर गए थे और ये कहलाए दिगंबर दो शब्दों से मिलकर बना है, किससे दिक धन अंबर से हुआ दिगंबर। दिक का मतलब क्या होता है, दिशा, तो ये दिशाओं को अपना वस्त्र मानते हैं। ठीक, दिशाओं का वस्त्र मतलब ये नग्न अवस्था में रहते हैं, जैसे कि आपने लेक्चर देखा होगा यूट्यूब वगैरह में बहुत यहाँ पे हैं। तो दिगंबर जो है भद्रबाहु के अनुयायी कहलाए, वे वस्त्र यहाँ पे धारण नहीं करते। अब इसका सिद्धांत सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है, जैन धर्म के इंपॉर्टेंट सिद्धांत। यदि आप मेंस देंगे तो मेंस में यहाँ पे सीधा समझाने के लिए आता है, लेकिन आपको ऊपर से प्रीलिम्स में या विभिन्न वन लाइनर वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट जो सिद्धांत हैं जैन धर्म के वो कौन कौन से हैं। तो पहला है स्यादवाद। स्यादवाद में आप पढ़ते हैं, स्यादवाद के विभिन्न टाइप होते हैं, स्याद अस्ति च, स्याद अस्ति नास्ति च, स्याद अस्ति च नास्ति च। तो इसी तरह से ये एक सिद्धांत हुआ स्यादवाद, ये किसका है, जैन धर्म का, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है अनेकांतवाद, मतलब कोई चीज का एक ही अंत नहीं हो सकता, बहुत सारे अंत यहाँ पे बहुत सारे अंत उसके हो सकते हैं, जैसे अंधे और हाथी और उसका कहानी, 7 लोगों का कहानी आपने सुना होगा। अंधा आदमी हाथी को छूता है, उसके सूंड को, तो बोलता है कि ये सांप जैसे है। कोई उसको पूंछ को छूता है तो वो बोलता है ये रस्सी जैसा है। तो इसी तरह से यहाँ पे सभी आदमी उसका अलग अलग परिभाषा देते हैं। तो एक चीज का यहाँ पे एक ही अंत निश्चित नहीं है, अनेक अंत उसके यहाँ पे संभव होते हैं कोई भी फैक्ट के। तो अनेकांतवाद, स्यादवाद, ये दोनों किसका सिद्धांत है, जैन धर्म का इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। अगला है हम सिंधु घाटी और वैदिक काल के इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। पहला, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। बहुत बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान था कि नहीं था। लोग अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि चक्के का आविष्कार पहले हुआ था तो लोहे का चक्का बनाए होंगे, ऐसा कुछ भी सोचते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं सोचना है, लोहे का ज्ञान उनको नहीं था सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों को। ओके, आगे बढ़ते हैं। गाय और घोड़े का चित्र सामान्यतः नहीं मिलता। देखिए इसको आपको पढ़ते जाना है, एकदम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट को यहाँ पे लिखा गया है, गाय और घोड़े का चित्र सामान्यतः यहाँ पे नहीं मिलता है। हालांकि सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं, लेकिन गाय और घोड़े का चित्र सामान्यतः यहाँ पे हमें सिंधु घाटी की सभ्यता के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उसमें नहीं मिलता है। अगला है आपका धौलावीरा गुजरात। तो यहाँ पे जल संरक्षण का सबसे उत्तम प्रबंध कहाँ था, धौलावीरा गुजरात में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। हाँ, ये 3 भागों में बटा हुआ था। ओके, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि 3 भागों में बटा हुआ नगर कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, धौलावीरा, लोथड़, चन्हूदड़ो, ऐसे। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 भागों में बटा हुआ नगर, वहीं पे सबसे उत्तम जल प्रबंधन की व्यवस्था थी, कौन सा है वो, धौलावीरा गुजरात। हाल ही में इसे यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। अगला लोथल गुजरात, यह एक बंदरगाह नगर था, यहां से जहाजों की गोदी मिली है। ओके, लोथल
गुजरात। कौन सी नदी के किनारे है ये? भोगवा नदी के किनारे। आगे हम इसके ये नदी कौन से नदी के किनारे है, किसने खोज की थी, ये सब आगे पढ़ेंगे। ओके। चन्हू ये पाकिस्तान में है। यह एकमात्र हड़प्पा कालीन नगर है जो दुर्ग रहित है, बिना किले के है। आपको पता है कि ऊपरी हिस्से में यहाँ पे उच्च वर्ग रहा करते थे, निचली हिस्से में यहाँ पे निम्न वर्ग के लोग रहा करते थे, लेकिन चन्हू जो है यहाँ पे आपको एक भी किला नहीं मिलेगा। तो दुर्ग रहित यहाँ पे नगर कौन सा है? चन्हू। अब वैदिक काल, ये ऊपर से आपका सिनॉप्सिस जैसे है। ओके, इन सभी को हम आगे डीप में पढ़ेंगे और कौन कौन से फैक्ट यहाँ पे जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं, एक भी फैक्ट आपका नहीं छूटेगा, ये गारंटी देता हूँ। वैदिक काल नदियों के प्राचीन नाम, इससे जोड़ी बनाने वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, जैसे रावी का हो गया पुरुषणी, ये आपको याद ही होना चाहिए। रावी को हो गया पुरुषणी, विपाशा व्यास नदी जो है आपका उसको बोलते थे विपाशा। सतलज को बोलते थे सतद्री या सतुद्री। ओके, यहाँ पे सतद्री लिखा है, इसको सतुद्री भी यहाँ पे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। आगे अस्किनी चेनाब को बोलते थे अस्किनी। वितस्ता झेलम जो है वितस्ता, इस वितस्ता का मतलब ही है मतलब लहरा के या टेढ़ा मेढ़ा। ओके, तो झेलम का जो रास्ता है ये बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, इसीलिए इसको वितस्ता यहाँ पे बोलते थे। अगला बोगज कोई, ये एशिया माइनर में है। बोगज कोई जो अभिलेख है इसमें 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख है बोगज कोई एशिया माइनर के अभिलेख में। कौन कौन से वो 4 देवता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा नहीं है ऐसा करके पूछा जाता है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए, एकदम जुबान पे होना चाहिए कि इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। कौन कौन? पहला है इंद्र, सेकंड है आपका वरुण, तीसरा है मित्र और चौथा है नासत्य। ठीक है, ऑप्शन में अग्नि देकर फंसाया जाता है, वो भी यहाँ पे बगल में लिख दिया गया है ताकि आपको आगे चल के कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो यहाँ पे 4 देवताओं का उल्लेख है, जिनका उल्लेख जो है हमारे वैदिक काल के अभिलेखों में भी मिलता है तथा बोगज कोई के अभिलेख है उनमें भी मिलता है। कौन कौन? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। ठीक, अगला सत्यमेव जयते, बहुत क्वेश्चन आता है इससे। कौन से उपनिषद से लिया गया है? उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठना, ये भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सत्यमेव जयते जो है ये आपका लिया गया है मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। तो ऐसे आपको याद कर लेना, मुंडा हमेशा सच बोलता है, सत्य। ठीक, मुंडा सत्य बोलता है, तो मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते, याद हो गया। अगला गायत्री मंत्र जो है ये तीसरे मंडल में है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में है। और किसको समर्पित है? बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, किसको समर्पित है? ये सूर्यदेव को समर्पित है। सूर्यदेव को क्या बोलते थे? इसे ही यहाँ पे सविता या सवित्री कहा जाता था। ओके, तो सवित्री सूर्य देवता को समर्पित है। रचना किन्होंने की थी? विश्वामित्र ने। विश्वामित्र का आपने वो सीरियल देखा होगा, पता होगा आपको कि जो त्रिशंकु है उसको स्वर्ग में वो नहीं जा पाता, तो उसके लिए अलग से ब्रह्मांड की ही रचना करने जा रहे थे विश्वामित्र। तो उसी सीक्वेंस में यहाँ पे उन्होंने रचना की थी किसकी? गायत्री मंत्र की रचना किन्होंने की थी? विश्वामित्र ने। इसका उल्लेख कहाँ पे है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। किसको समर्पित है ये? सवित्री को। सवित्री ये किसे बोलते हैं? सवित्री या सविता, इसे ही यहाँ पे सूर्य देवता कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कला और संस्कृति के इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। या षट दर्शन में कौन से दर्शन के इंपॉर्टेंट जो आचार्य हैं इससे क्वेश्चन आता है। तो भारतीय षट दर्शन 6 इंपॉर्टेंट दर्शन है। सांख्य दर्शन, सांख्य कपिल, ऐसे आप याद करना। ठीक है, मैं बता रहा हूँ वैसे याद करना है। सांख्य कपिल ऐसे सीक्वेंस में ना, सांख्य कपिल, योग पतंजलि, न्याय गौतम, वैशेषिक कणाद, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण। ऐसे पतंजलि देखिए, पतंजलि बाबा रामदेव का है। रामदेव क्या करते हैं? योग करते हैं, तो योग से पतंजलि आपको याद हो गया, योग से पतंजलि। उसी तरह से सांख्य जो है ये महर्षि कपिल का है। सबसे प्राचीन दर्शन है ये हमारा सांख्य। ये आप दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे मेंस में तो उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे, मैं अपना नोट्स ही दे दूंगा। ठीक है, आगे महर्षि कपिल, इन्होंने किसका ये किया था? सांख्य दर्शन, इसके ये आचार्य हैं। या जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं बल्कि प्रकृति और पुरुष से माना जाता है। इन कितने तत्व हैं ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो प्रकृति और पुरुष से यहाँ पे जगत की उत्पत्ति मानता है कौन सा दर्शन? सांख्य दर्शन। ये क्या है? सबसे पुराना दर्शन है। इसके आचार्य कौन है? महर्षि कपिल। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। योग दर्शन, योग बाबा रामदेव का जो कंपनी कौन सा है? पतंजलि। तो ऐसे याद रख लेना। तो योग के जो संस्थापक हैं, मतलब इसके संस्थापक हैं, किन्हें माना जाता है? महर्षि पतंजलि। इन्होंने ही यहाँ पे योग सूत्र लिखा था। अगला है न्याय दर्शन, इसके संस्थापक माना जाता है महर्षि गौतम को। तो ऐसा, हाँ, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ना कि कौन सा जो दर्शन है, कौन सा भारतीय दर्शन है जो तर्कशास्त्र लॉजिक पर आधारित है, तो वो दर्शन है आपका न्याय दर्शन। अगला है आपका वैशेषिक दर्शन, इसके संस्थापक माना जाता है महर्षि कणाद या इन्हीं
इन्हें ही उलुक कहा जाता है, उलुक, महर्षि कणाद या उलुक। ठीक, इसमें हाँ परमाणुवाद वाला क्वेश्चन ना, भारत में परमाणुवाद का जनक वैशेषिक दर्शन को ही माना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, परमाणुवाद का जनक किस दर्शन को माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका वैशेषिक दर्शन को। इसके संस्थापक कौन है? महर्षि कणाद या उलुक, इन्हीं के वैशेषिक दर्शन को माना जाता है। ओके, जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी, आपको पता ही होगा, लेकिन उससे बहुत समय पहले ही यहाँ पे हमारे दर्शन में इसका उल्लेख है। अगला, पूर्व मीमांसा, इसके संस्थापक हैं महर्षि जैमिनी। ये कर्म कांडों पर आधारित है। पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा दोनों पे अंतर यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक, इसके संस्थापक तो आपको याद होने ही चाहिए। तो पूर्व मीमांसा के संस्थापक हैं आपके महर्षि जैमिनी। ये कर्मकांडों पे आधारित है। उत्तर मीमांसा, इसी को बोलते हैं वेदांत। वेदांत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपने नाम सुना होगा, वेदों का अंत। वेदों का अंत मतलब नहीं, वेदों का सार बोलते हैं इसको। ठीक, तो इसके संस्थापक हैं महर्षि बादरायण। महर्षि बादरायण किसके? उत्तर मीमांसा वेदांत। इन महर्षि बादरायण नहीं, आपका ब्रह्मसूत्र लिखा था। अब देखते हैं मंदिर स्थापत्य की शैली। नागर शैली, हिमालय से विंध्य पर्वत तक, हिमालय से विंध्य पर्वत तक। देखिए, आपको ज्योग्राफी वाइज यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौन से रीजन में कौन सी शैली यहाँ पे आपकी फेमस थी। जैसे मैं यहाँ पे छोटा सा मैप बना देता हूँ। ओके, अब ये स्लाइडर से बना रहा हूँ, कॉपी पेन होता तो अच्छा बनता, सॉरी मैप अच्छा नहीं बनेगा उसके लिए। ये हम इंडिया का मैप बना दिए। अब यहाँ से देखते हैं। ठीक, ये हिमालय पर्वत है यहाँ पे आपका, यहाँ हिमालय, ऊपर से ये विंध्य पर्वत, यहाँ विंध्याचल तक आपका ऊपर में था नागर शैली, एन लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे था आपका कौन सा? नागर शैली। अगला द्रविड़ शैली, यहाँ पे कृष्णा नदी से कन्याकुमारी, यहाँ पे तो आपका था द्रविड़ शैली। ठीक, इसके बाद आता है बेसर शैली। तो इन दोनों का जो मिश्रण था, ये यहाँ पे बीच में होयसल जो साम्राज्य है, तो होयसलेश्वर मंदिर हो गया आपका, तो ये आपका बेसर शैली के उदाहरण है। तो ऐसे आपको ज्योग्राफी वाइज पता होना चाहिए कि उत्तर साइड में कौन सा था? उत्तर साइड में था आपका नागर शैली, दक्षिण में कौन सा था? दक्षिण में द्रविड़ शैली था, तथा बीच में इन दोनों का मिश्रण जहां पे जिस शैली में मिलता है, मंदिर स्थापत्य शैली में, उसे हम बोलते हैं बेसर शैली या वेसर शैली। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, नागर शैली हिमालय से विंध्य पर्वत तक, इनका शिखर जो है वक्रीय होता है, इसके ऊपर आमलक और कलश होता है। अब इसको समझते हैं। देखिए, मंदिर आपने देखा होगा, मंदिर का डिजाइन नॉर्मल तो ऐसे होता है शिखर, ठीक है, वक्र ऐसे घुमा हुआ, समझ गए। नीचे में से ये खंभा हो गया, यहाँ पे गर्भगृह, ये भगवान का मंदिर, ऊपर यहाँ पे शिखर की बात होगी ना, ऐसे घुमा हुआ वक्र, ऐसे सीधा लाइन नहीं, ऐसे घुमा हुआ वक्र होता है किसमें? नागर शैली में। ओके, इसके ऊपर आमलक और कलश, ये तो आप जानते ही हैं। अगला, नागर शैली के मंदिरों में सामान्यतः जल कुंड नहीं होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, ये मेंस में बहुत पूछा जाता है कि नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों में अंतर बताइए। तो नागर शैली में क्या होता है? इसमें जल कुंड नहीं होता है। द्रविड़ शैली का सबसे खास बात है कि वहां पे जल कुंड होता ही होता है, लेकिन नागर शैली में जल कुंड नहीं होता। यक्ष यक्षिणी की मूर्ति यहाँ पे गेट पे होती है द्वारपाल के तौर पे, वो भी यहाँ पे जनरली नहीं देखने को मिलता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब न ही विशाल गोपुरम, ये तो द्रविड़ शैली का ही फैक्ट है। खजुराहो के मंदिर यहाँ पे पंचायतन शैली, एक मुख्य मंदिर और 4 सहायक मंदिर। तो इसी तरह से आपका राजिम में भी ये उदाहरण देखने को मिलता है। राजिम है सिरपुर में मिलता है कि यहाँ पे एक मेन मंदिर होगा और चारों ओर यहाँ पे गणेश जी के, लक्ष्मी जी के, इस तरह से यहाँ पे मूर्ति होते हैं। एक यहाँ पे मेन मंदिर होता है और 4 यहाँ पे अगल बगल में मंदिर होते हैं। तो टोटल कितना हो गया? 5, इसीलिए इसको बोलते हैं पंचायतन। तो खजुराहो की जो मंदिर है, ये आपका पंचायतन शैली के उदाहरण है, इसे ही पंचायतन शैली बोलते हैं। पंचायतन शैली किसका भाग है? ये भी आपका नागर शैली का पार्ट है। ओके, आगे द्रविड़ शैली। तो द्रविड़ शैली जो है कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक, चोल, पल्लव, इन्होंने मुख्यतः द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण कराया। इनका शिखर जो है पिरामिड के आकार का होता है, जिसे विमान कहते हैं। देखिए, नाम भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे आप उड़ीसा में चले जाएंगे, उड़ीसा में जाएंगे तो वो जो वहाँ पे मंदिरों का जो शिखर है, उसे यहाँ पे हम बोलेंगे देवुर। लेकिन वहीं पे आप द्रविड़ में चले जाएंगे, द्रविड़ शैली में, तो उसे हम यहाँ पे शिखर को बोलेंगे विमान। तो इंपॉर्टेंट नाम है शिखर, जो शिखर को बोलेंगे विमान। सॉरी, ये तो नागर शैली का बना दिया था। हाँ, देखिए, नागर शैली में ऐसे वक्री होगा ना, वक्री डिजाइन। ये मंदिर है, नीचे ये घर टाइप से बना है, घर नहीं सॉरी गर्भगृह, यहाँ पे भगवान का मूर्ति लगा हुआ है। ये हो गया वक्र डिजाइन में, किसमें हो गया? नागर शैली में। और वहीं द्रविड़ शैली में इसमें क्या? पिरामिड जैसे। पिरामिड कैसा होता है? ऐसे त्रिकोण, ऐसे। तो ऐसे होता है आपका द्रविड़ शैली में मंदिर। ये पिरामिड स्ट्रक्चर में किसमें मिलता है? द्रविड़ शैली में। ओके, आगे बढ़ते हैं। शिखर पिरामिड के आकार का होता है। हाँ, इंपॉर्टेंट जो है, देखिए, मंदिर जो है
मंदिर के अंदर ही यहाँ पे सामान खरीदी बिक्री होता था, मंदिरों के अंदर ही यहाँ पे बाजार रखते थे विजयनगर साम्राज्य के समय में। तो बहुत बड़े बड़े गोपुरम होते, तो गोपुरम का मतलब होता है गेट। ये एक गेट हो गया, ठीक। अब यहाँ पे ये चारों बाउंड्री है, ये एक गेट हो गया, और यहाँ पे एक बड़ा सा ये एक और गेट, ये बीच में मंदिर है। अब मंदिर के चारों यहाँ पे दुकानें हैं, लोग आते हैं जाते हैं, यहाँ पे जल कुंड है। तो इसी तरह से मंदिर नहीं हुआ, वो एक मतलब आप स्टेडियम जैसे समझ लो उसको, चौकोन स्टेडियम, और चारों यहाँ पे दो साइड में बड़े बड़े गेट, इसी गेट को बोलते थे गोपुरम। ये मंदिर का प्रवेश द्वार यहाँ पे आपका होता था। अंदर में यहाँ पे बहुत सी सांस्कृतिक गतिविधियां होती थी। तो मंदिर सिर्फ पूजा पाठ के काम नहीं आता था, लेकिन आम लोगों की संस्कृति जो है ये भी यहाँ पे इसका दर्शन होता था। आगे बढ़ते हैं। भव्य प्रवेश द्वार, गोपुरम और मंदिर प्रांगण के अंदर कल्याणी, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मंदिर कल्याणी किसको बोलते थे? जल कुंड, जल कुंड को ही यहाँ पे कल्याणी कहा गया है। ये सभी हमको कहाँ से पता चलता है? विजयनगर साम्राज्य के अभिलेखों में यहाँ पे इसका उल्लेख मिलता है कि कल्याणी किसको बोलते थे? जल कुंड। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, कल्याणी जल कुंड को बोलते थे। कहाँ होता था ये? अंदर होता था। द्रविड़ शैली में जो गोपुरम है, ये एक गोपुरम हो गया, ये दो गोपुरम हो गया, बीच में मंदिर हो गया, ये इसका बाउंड्री हो गया। तो इसी गोपुरम के पास में यहाँ पे कल्याणी होता था। ओके, सॉरी, एग्जाम्पल के तौर पे तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बेसक शैली, नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण। यही मैंने ऊपर आपको बताया था कि दोनों का जो मिक्सचर है ये हमको देखने को मिलता है बेसक शैली में। मुख्यतः यहाँ पे होयसल और चालुक्य और होयसल में भी, होयसलों का जो मंदिर है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। होयसल अभी यूनेस्को में शामिल हुआ है, 3 मंदिर लेटेस्ट में, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारत के इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, अभी खत्म नहीं हुआ है ना, प्राचीन मध्यकालीन एक भी खत्म नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है, जो हम उसको ऊपर से डिस्कस कर रहे हैं। आगे बहुत लंबा है, सभी फैक्ट हैं यहाँ पे दिए हुए हैं प्राचीन भारत के। ठीक है, आधुनिक भारत, इंपॉर्टेंट जो युद्ध हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला आंग्ल मैसूर का युद्ध। आंग्ल मैसूर का युद्ध आपको पता होगा, टीपू सुल्तान, उसके पापा कौन थे? हैदर अली। एमएमएस करके आपको याद रख लेना है कि सबसे पहले कौन सा संधि हुआ था? पहला एम से हो गया आपका मद्रास की संधि, दूसरा एम से हो गया मंगलौर की संधि, और तीसरा वाला हो गया एस से हो गया श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो ये सीक्वेंस आपको याद हो गया। पहला एम से मद्रास की संधि, सेकंड एम से मंगलोर की संधि, और तीसरा एम से श्रीरंगपट्टनम की संधि। अब इनका टाइम देख लेते हैं। देखिए, हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया मद्रास की संधि। इस संधि में मतलब संधि किसके पक्ष में हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए कि हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया, उसके बाद हुआ था यहाँ पे आपका मद्रास की संधि। सेकंड, युद्ध के दौरान हैदर अली की मौत हुई थी, उसके बाद टीपू सुल्तान ने लड़ी थी। तो ये कौन से युद्ध में हुआ था? सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका भी टाइम पूछता है ना। पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध है ये आपका हुआ था 1767 से 69। 67 से 69 में हुआ था आपका पहला आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया था। इसका सीरियल भी है, सीरियल में भी आपने देखा होगा कि हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया था पहला वाला आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो इसी के अंत में हुआ था आपका मद्रास की संधि से इसकी समाप्ति हुई थी। अगला जो है ये सेकंड वाला हुआ था 1780 से 84 में। इसी के दौरान हैदर अली की मौत हुई थी और टीपू सुल्तान यहाँ पे लड़ाई के मैदान में उतरा था। इसमें क्या हुआ था? मंगलौर की संधि हुआ था सेकंड वाले आंग्ल मैसूर युद्ध में। तीसरा वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्नवालिस ने टीपू को हराया। ये नाम भी पूछता है ना कि किसने हराया था, तो टीपू सुल्तान को हराया था आपको यहाँ पे कार्नवालिस ने। कब हुआ था? 1790 से 92 में हुआ था तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें क्या हुआ था? इसमें टीपू सुल्तान हार गया था किससे? कार्नवालिस से। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है एमएमएस का एस, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी आपकी यहाँ पे तीसरे वाले आंग्ल मैसूर युद्ध में। इसमें क्या हुआ था? टीपू को अपना आधा राज्य और अपने 2 बेटों को अंग्रेजों को गिरवी रखने पड़े थे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कौन सा संधि में ऐसा हुआ था, ऐसा करके भी क्वेश्चन पूछता है। सन भी आपको पता होना चाहिए। 1790 से 92 के बीच में हुआ था तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। इसी के अंत में हुआ था आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि। टीपू सुल्तान इसमें हार गया था। हारने के बाद उसको क्या करना पड़ा था? इस संधि के तौर पे, इस संधि की शर्त के अनुसार उसको अपना आधा राज्य और अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास गिरवी रखना पड़ा था। आगे चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था आपका 1799 को। और ये किसके समय में हुआ था? ये वेले जल्ली के समय में हुआ था। टीपू सुल्तान लड़ते हुए मारा गया। बहुत बार पूछा गया ना कि लड़ते हुए टीपू सुल्तान मारा गया था कब? 1799 में। किसके समय? वेले जल्ली के समय। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बहुत कंफ्यूजिंग है ये वेले जल्ली और कार्नवालिस से भी हारा था टीपू। वेले जल्ली के समय भी हारा था, लेकिन कार्नवालिस ने टीपू को हराया। उसके बाद हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि, लेकिन वेले जल्ली के समय टीपू सुल्तान लड़ते हुए मारा गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। मैसूर का वाडियार वंश के बच्चे को बिठाकर यहाँ पे सहायक संधि थोप दी गई। ये अलग से इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
आगे आंग्ल मराठा युद्ध, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आंग्ल मराठा युद्ध से, देखते हैं इनको। प्रथम, पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध है ये आपका महादजी सिंधिया की मध्यस्थता से सालबाई की संधि, ये कब हुई थी? पहले आंग्ल मैसूर युद्ध के अंत में कौन सा संधि हुआ था? बीच में घुसा के पूछ देता है ना, आंग्ल मैसूर का युद्ध, मद्रास की संधि, सालबाई की संधि, तो आपको पता होना चाहिए मद्रास की संधि आपका सन कौन सा है? 1767 69 में हुआ आपका मद्रास की संधि। उसके बाद आपका ये सालबाई की संधि ये 1775 से आपका 82, इसका शर्त को भी पूछता है ना, शर्त भी इंपॉर्टेंट है। सालबाई की संधि में क्या हुआ था? अंग्रेज और मराठे एक दूसरे से यहाँ पे लड़ाई नहीं करेंगे आने वाले 20 साल तक। जैसे ही 20 साल खत्म होता है तुरंत यहाँ पे लड़ाई में कूद जाते हैं, देखेंगे आगे उसको। तो सालबाई की संधि आपकी हुई थी पहले आंग्ल मैसूर बोलता हूँ, आंग्ल मराठा युद्ध, कंफ्यूजिंग है। आंग्ल मराठा युद्ध पहले वाले के अंत में हुई थी आपकी सालबाई की संधि, ठीक है। मराठा युद्ध है, इसी को ही यहाँ पे मराठों के पतन का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जो पेशवा थे बाजीराव सेकंड, इन्होंने अंग्रेजों से सहायक संधि करी थी। तो सेकंड आपका आंग्ल मराठा युद्ध है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यही जो है मराठों के पतन का कारण बनता है, ठीक। इसी के अंत में हुआ था आपका बेसिन की संधि, कब हुआ था? 1802 में। बेसिन की संधि 1802 में। सभी संधि को एक बार देख लेते हैं, भूल गए होंगे। एमएमएस, पहला एम से मद्रास की संधि, हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया था। सेकंड एम से मंगलौर की संधि 1780-84। इसके बीच में कौन सा हो गया आपका? बीच में आपका आ गया सालबाई की संधि 1782 में, ओके। इसके बाद आ जाता है आपका सालबाई की संधि के बाद आपका आ जाता है मंगलौर की संधि के बाद आपका आ जाता है श्रीरंगपट्टनम की संधि। इसके बाद आपका आ जाता है आपका बेसिन की संधि 1802 में। और यही जो बेसिन की संधि है ये कब हुआ था? सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध के बाद, जिसे मराठों के पतन का कारण माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध है, आपने छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ा होगा, तो अप्पा साहब भी यहाँ पे लड़ाई करने के लिए गए थे सीताबगड़ी में। तो ये कौन सा समय है? ये है तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध का समय, 1817-18, ठीक। लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों को पूरी तरह समाप्त किया, कौन से युद्ध में? तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में। और इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि पेशवा का पद को यहाँ पे हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। और जो पेशवा थे बाजीराव सेकंड, इन्हें यहाँ पे पेंशन में भेज दिया गया। कहाँ पे? कानपुर के पास बिठूर नाम का जगह है, यहाँ पे इनको भेज दिया गया रहने के लिए और इन्हें पेंशन दिया जाता था। आगे बढ़ते हैं। आंग्ल सिख युद्ध, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है आंग्ल सिख युद्ध का, कि जो पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ था इसके बाद हुआ था आपका लाहौर की संधि। लाहौर की संधि के तहत क्या हुआ था? महाराजा जो दलीप सिंह हैं इन्हें आपका राजा माना गया था। और कश्मीर, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कश्मीर को यहाँ पे बेचा गया था, किसे? गुलाब सिंह को। कब बेचा गया था? लाहौर की संधि 1846 के तहत। ये कब हुई थी? पहले आंग्ल सिख युद्ध के बाद। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहले आंग्ल सिख युद्ध के बाद क्या हुआ? लाहौर की संधि कब हुई? सन 1846 में। इसमें क्या हुआ? महाराजा दलीप सिंह को राजा माना गया और कश्मीर बेचा गया, किसे? गुलाब सिंह को। गुलाब सिंह के जो वंशज हैं इन्होंने ही आगे चल के विलय पत्र पे हस्ताक्षर आपका किया था, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन इतिहास देख लेते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे मेन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है, ये सिर्फ डेमो है, ओके। अभी सिर्फ डेमो चल रहा है, उसके बाद हम ये डिटेल में देखेंगे कि आगे क्या होता है। हड़प्पा है, इसकी खोज किसने की थी, क्या क्या मिला है, कौन सा, ऐसा सब डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिए। हाँ, स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास भक्ति और सूफी आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का इतिहास आपने पढ़ा होगा तो उसमें भी आता है, ये मेंस में तो आता ही आता है। भक्ति आंदोलन की इंपॉर्टेंट फैक्ट, अलवार और नैनार, ये मेन आपका दक्षिण भारत में हुआ है। देखिए ऐसे याद करना है, कौन किसके भक्त हैं ये आपको पता होना चाहिए। नयन, शिव जी के 3 आंख, आपको पता है शिव जी के 3 आंख होते हैं, आंख को ही बोलते हैं, उसका पर्यायवाची है नयन। तो नयन से याद रख लेना कि नयनार जो है ये शिव को मानने वाले हैं, ठीक। अलवार और नयनार 2 ही थे, तो एक शिव को मानेगा, दूसरा किसको मानेगा? विष्णु को मानेगा। तो आपको पता चल गया, अलवार जो है ये विष्णु भक्त थे, नयनार जो है ये शिव भक्त थे। आगे बढ़ते हैं। अलवार विष्णु या नारायण के भक्त थे। संख्या भी पूछा जाता है ना, संख्या भी पूछा जाता है, सॉरी, संख्या इसका 12। अलवार जो है ये 12 थे, नयनार जो है ये शिव के भक्त थे। मैंने बताया था संख्या इसकी 63। तो 3 आंख होता है, 3 का जस्ट डबल 6, तो ये हो गया 63। ये हो गया आपका संख्या किसका? नयनार, ये शिव भक्त थे। अलवार ये 12 थे। तो विष्णु के अवतार ऐसे टाइप से याद कर लेना, 10 अवतार होते हैं, 2 + 2 कर देना। ये हो गया आपका अलवार, ये हो गया विष्णु भक्त, नयनार 63, ये हो गया आपके शिव भक्त। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अंडाल एकमात्र प्रसिद्ध महिला अलवार संत थी। ये पूछा जाता है ना कि अंडाल जो है ये
अलवार में शामिल थी कि नैनार में? तो पता होना चाहिए, अ से अलवार, अ से आपका अंडाल। तो अंडाल किस में थी? ये अलवार में थी। ये विष्णु भक्त थी और इन्हें दक्षिण की मीका कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बहुत बार रिपीट हुआ है ना ये। दक्षिण की मीका किसे कहा जाता है? ये अंडाल को कहा जाता है। दक्षिण की मीका अंडाल को, ये अलवार यहाँ पे संत थी। अब दार्शनिक मत, ये तो एकदम ईजी है, सबको पता होगा। ये शंकराचार्य अद्वैतवाद, अहम ब्रह्मास्मि आपने सुना होगा बहुत। तो ये आपका शंकराचार्य के अद्वैतवाद का सिद्धांत में से एक है। अगला रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैतवाद। ये हम अद्वैतवाद को नहीं मानेंगे, हम इससे भी विशिष्ट, ये तो ये होगा आपका अद्वैतवाद के अगेंस्ट में बाकी सभी यहाँ पे जो संप्रदाय हैं ये स्थापित हुए थे। तो शंकराचार्य का हो गया अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य का हो गया विशिष्ट अद्वैतवाद। अब मध्वाचार्य, इनका हो गया द्वैतवाद। तो इसको याद करने का इसका संप्रदाय भी पूछता है ना, संप्रदाय कौन से का संप्रदाय कौन सा है? तो निम्बायकाचार्य, इनका है द्वैत अद्वैतवाद। तो ऐसे याद, मैं ऐसे याद किया था, इनका द्वैत अद्वैतवाद है और ये है सनक संप्रदाय के जनक। ठीक है, सनक संप्रदाय। तो कैसे याद करना है आपको? नींबू खा के द्वैत अद्वैत, मतलब द्वैत भी अद्वैत भी, ऐसे तो सन की आदमी जैसे बात कर रहे हैं ना, सॉरी, मतलब किसी को हर्ट नहीं करना, याद करने के लिए। तो सनक गए, तो नींबू खा के सनक गए और द्वैत अद्वैत दोनों को एक साथ बोलने लगे। तो ऐसे मैंने याद किया था कि सनक संप्रदाय, इसके जनक कौन? निम्बायकाचार्य, द्वैत अद्वैतवाद। तो ऐसे आपको याद करना है। वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद, ये पुष्टि मार्ग, इसी पुष्टि मार्ग का जहाज यहाँ पे सूरदास को बोला था। पुष्टि मार्ग के यहाँ पे संस्थापक हैं कौन? वल्लभाचार्य, शुद्ध अद्वैतवाद। आगे है सूफी सिलसिला। सूफी सिलसिला में इंपॉर्टेंट है आपका मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती सिलसिला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके संस्थापक थे आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह है अजमेर में, अजमेर शरीफ में। अचूक फैक्ट इनका क्या है? निजामुद्दीन औलिया जो हैं, जिन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा था, ये इन्होंने ही कहा था। किसको नाम भूल गया हूँ मैं, मोहम्मद बिन तुगलक के उनके पिताजी जनाब दिल्ली दूर है, उसको यहाँ पे इन्होंने ही कहा था कि अब दिल्ली नहीं पहुँच पाओगे, ऐसे कुछ। ठीक है, जनाब दिल्ली दूर है, दिल्ली दुरस्त, ऐसे कहेंगे। तो ये इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। किन्होंने? निजामुद्दीन औलिया। तो ये कौन से संप्रदाय वाले थे? ये चिश्ती सिलसिला को मानने वाले थे। ये किसके शिष्य थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इनका इंपॉर्टेंट चीज़ को देख लो, याद रहेगा, ताकि ये जो है राज्य का संरक्षण नहीं लेते थे। चिश्ती जो है, चिश्ती सूफी, ये स्टेट का यहाँ पे संरक्षण नहीं लेते थे और गरीबी में जीते थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट। आगे बढ़ते हैं। सुहरावर्दी सिलसिला, ये देखिए सुहरावर्दी सिलसिला, इसके संस्थापक थे बहाउद्दीन जकारिया। इंपॉर्टेंट है। चिश्ती के कौन हो गया? मोइनुद्दीन चिश्ती। सुहरावर्दी के कौन हो गया? बहाउद्दीन जकारिया। बहाउद्दीन जकारिया, इन्होंने राज्य का संरक्षण और धन स्वीकार किया। ये इंपॉर्टेंट अंतर है दोनों में, चिश्ती और सुहरावर्दी दोनों में अंतर बताइए, क्वेश्चन आता है। तो राज्य का संरक्षण और धन ये स्वीकार करते थे सुहरावर्दी सिलसिला वाले। इसके संस्थापक कौन है? बहाउद्दीन जकारिया। यहाँ पे नाम देखिए, बहाउद्दीन जकारिया, ये इसके संस्थापक हैं सुहरावर्दी सिलसिला के। मोइनुद्दीन चिश्ती किसके हैं? ये चिश्ती सिलसिला के संस्थापक हैं। आगे बढ़ते हैं। नक्शबंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इसे औरंगजेब जो है अनुयायी था, स्वयं ये सितार बजाता था। ठीक है, सिक्कों में इसको दिखाया गया सितार बजाते हुए, लेकिन ये जो नक्शबंदी सिलसिला है, ये यहाँ पे म्यूजिक का है, इसको अबैंडन किया गया था इस सिलसिले के द्वारा। ठीक, तो ये बहुत ही कट्टरपंथी इस्लाम को मानता था नक्शबंदी सिलसिला जो है। ये वाले तो थोड़े यहाँ पे उदार किस्म के थे। सबसे उदार यहाँ पे चिश्ती सिलसिला आता है। आगे नक्शबंदी को मानने वाला कौन था? औरंगजेब था। ठीक, इसके संस्थापक कौन थे? बहाउद्दीन नक्शबंद। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, सुहरावर्दी कौन था? बहाउद्दीन जकारिया। और नक्शबंदी में कौन है? बहाउद्दीन नक्शबंद। नाम सही है आपका ना, नक्शबंद, बहाउद्दीन नक्शबंद। और यह सबसे कट्टरपंथी सिलसिला कौन सा था? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, नक्शबंद सबसे कट्टरपंथी। मुगल सम्राट औरंगजेब ने इसको माना था, ये तो हम पढ़ चुके हैं।